किधर आए हैं सारे? यस सर। यस सर। जोहेर आए हुए हैं या नहीं आए हुए? नहीं है सर। अच्छा जी, देखें ऑनलाइन जहाँ तक लेक्चर्स की बात है तो इसकी अटेंडेंस आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पे अटेंडेंस लिस्ट आ जाती है। तो जिन लोगों के इंटरनेट इश्यूज होंगे वो लोग जब हम ज्वाइन कर वहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लाइक पता नहीं लिखा आ रहा है कि समवन विल लेट यू इन, तो हमारे पास लाइक कोई कंट्रोल नहीं है ना माइक ऑन करने का ना वो, बट अभी तो इस तरह वेट करें लाइक आपकी सिर्फ आवाज़ आती है तो इसमें स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर सक रहे। जी यस सर, स्टूडेंट्स ये लिखा था शुरू में। वो आ रही है समवन विल लेट यू इन, वो तो ठीक है, आप लोगों को लॉबी में जो जो आता जा रहा है उसको मैं एडमिट कर रहा हूँ। बाकी ये कि आप सबके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन अभी आ रहा होगा क्योंकि मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया, वो जैसे आपकी आवाज़ मुझे अभी आई थी। ऐसा ही है? यस सर। यस सर। ठीक है। और जहाँ तक बात है अटेंडेंस की, तो ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए आपको पता है अटेंडेंस लिस्ट आ जाती है मेरे पास, तो जिसने ज्वाइन किया होगा किसी भी टाइम पे उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। किसी के इंटरनेट इश्यूज़ वगैरह होंगे तो उनका अटेंडेंस का मसला नहीं होगा। और लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अगर आप लोग चाहें बाद में भी आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी भी लोग ज्वाइन करें तो 1-2 मिनट में बस शुरू करते हैं। जोहेर अभी तक नहीं आए? अच्छा, पिछली लेक्चर से किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हमने मेजर्स ऑफ लोकेशन के ऊपर बात करनी है। तो अभी तक हम जो देखते आए थे सर जी सर कंटिन्यूअस और वो जो था ना डिस्क्रीट वाला, वो एक दफ़ा समझा दें प्रॉब्लम के दोनों। अगर आपने डाटा दिया तो उसको डिस्क्रीट से कैसे करना और कंटिन्यूअस से कैसे करना। अच्छा एक सेकेंड यार, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है, नज़र आ रहा है सबको? ये यस सर। अच्छा जी, हमने बात की थी कि जो आपके पास दो टाइप्स ऑफ डेटा हैं, कंटिन्यूस डेटा और डिस्क्रीट डेटा। तो इसमें हमने देखा था कि जैसे एक ही अगर आपके पास वेरिएबल हो तो वो भी डिपेंडिंग ऑन आप मेजर किस तरह से करें या उसकी प्रिसीजन कितनी है, वो दोनों कैटेगरीज में फॉल कर सकता है। तो कंटिन्यूस डेटा के लिए ये ज़रूरी होता है कि अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो कोई भी दो अगर आपके पास लिमिट्स हैं या हो सकता है लिमिट्स ना भी हों, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा हो, तो कंटिन्यूस डेटा के लिए ये होता है कि आपके पास एक, सपोज मैं यहाँ पे लिमिट्स कोई भी डाल दूँ रैंडमली, तो जो आप वेरिएबल x मेजर कर रहे हैं वो कोई भी वैल्यू इन दो लिमिट्स के दरमियान ले सकता है। और जब मैं कहता हूँ कि कोई भी वैल्यू, उसका मतलब ये है कि ये अगर मैं कहूँ इसके दरमियान मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ वो एग्जिस्ट करेगी, उससे छोटी डिविजन्स भी मैं करता जाऊँ, तो कंटिन्यूसली वो डेटा जो है, मतलब जो वेरिएबल है, वो इनके दरमियान कोई वैल्यू ले सकता है। ऐसा नहीं है कि इन दो लिमिट्स के दरमियान कोई ऐसी वैल्यू हो जो डेटा ना ले सके। डिस्क्रीट डेटा में ये होता है कि अगर यही दो लिमिट्स मेरे पास हों, हो सकता है कि मेरे पास डेटा इस तरह का हो जो कि सिर्फ स्टेप्स में एग्जिस्ट कर सकता हो, ठीक है, जैसे 0.5 के स्टेप्स में सिर्फ मेरे पास डेटा आ सकता हो। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 1.25 हो सकती है कि नहीं, तो हम कहेंगे कि वो पॉसिबल अगर नहीं है, यानी कि डेटा आपके पास यहाँ पे कंटिन्यूस रीजन के अंदर, एक कंटिन्यूस रेंज के अंदर नहीं फॉल कर सकता, बल्कि उसकी कोई पर्टिकुलर डिस्क्रीट डिविजन्स हैं जिनके बाद वो एक वैल्यू ले सकता है, तो वो आपके पास डिस्क्रीट डेटा है। यहाँ तक ठीक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखिए आपने इसको ट्रीट डिफरेंटली तब करना है जब आप कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे होंगे। यार ये अभी तक लोग ज्वाइन किए जा रहे हैं। अच्छा जी, आप लोग एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब कंटिन्यूस डेटा के लिए बनाएंगे तो आपको वो ओपन और क्लोज वाली लिमिट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि आप ये दिखा सकें कि आपके पास यहाँ पे जो डेटा है, सपोज अगर यहाँ पे ओपन लिमिट है आपके पास, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो x की वैल्यू है वो इस रेंज के अंदर लाई कर सकती है। और फिर ये वाली वैल्यू जो है x की, ये ज़ाहिर है इनके दरमियान कोई भी वैल्यू ले सकती है, एज स्मॉल एज, अगर आप यहाँ तक जाएँ,
या अगर आप 1 की तरफ अगर जाएं तो 0.00 या बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू भी हो तो वो इस रेंज के अंदर लाई कर सकती है। जबकि अगर मैं इस लिमिट को डिस्क्रीट डेटा के लिए डिफाइन करूं तो मैं सपोज इस तरह की वैल्यू डिफाइन कर सकता हूं, या मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास डिस्क्रीट स्टेप्स में डेटा है और 1 मैंने यहाँ पे जिस तरह इंक्लूड नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे हो सकता है अगर इसके पास 1.5 का स्टेप है तो मैं यहाँ पे इस तरह से अपनी लिमिट डिफाइन करूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ पे मैं इसी लिमिट को इस तरह से इसलिए डिफाइन कर सकता हूँ क्योंकि अब यहाँ पे मुझे पता है कि 1 को मैंने इंक्लूड नहीं करना, और डिस्क्रीट डेटा में मुझे पता है कि मेरे पास एक डिस्क्रीट स्टेप है 0.5 का, जिससे छोटा स्टेप मेरे डेटा के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर 1 इंक्लूड मैं नहीं कर सकता तो उससे अगली जो डेटा की वैल्यू मेरे पास पॉसिबल है वो 1.5 की होगी। तो मेरी क्लास लिमिट्स मैंने इस तरह से डिफाइन करनी थी कि सारा डेटा उनके अंदर लाई कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1.5 से अपनी लिमिट स्टार्ट कर सकता हूँ। जबकि अगर मैं कंटिन्यूस डेटा की बात करूँ तो अगर मैं 1 इंक्लूड नहीं करना चाह रहा तो मेरे पास कोई ऐसा अगला स्टेप मुझे नहीं पता जहाँ पे अगली डेटा की वैल्यू आ सकती है। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि अगली वैल्यू 1.5 से ही शुरू करेगी, वो यहाँ पे किसी और छोटी वैल्यू से भी स्टार्ट कर सकती है, सपोज इस वैल्यू से भी स्टार्ट कर सकती है। तो मुझे वहाँ पे लिमिट्स जो हैं वो इसलिए ये कंटिन्यूस वाली रिप्रेजेंटेशन से डिफाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके सर। और जो लास्ट टाइम थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही थी क्लास में, आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि जैसे हमने वो डेटा सेट देखा था और उसमें जैसे हमारे पास कोई भी डेटा पॉइंट्स हों, अगर जैसे इस तरह से मेरे पास कोई डेटा का सेट है, तो उसमें आप लोग कह रहे थे कि अब ये कैसे पता चलेगा कि ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। मतलब यहाँ पे ये बात हम कह सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे डिस्क्रीट स्टेप आ रहा है, मैक्सिमम स्टेप साइज जो आपका हो सकता है, स्मॉलेस्ट स्टेप साइज मिनिमम, वो 0.01 का है। तो आप यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि डेटा आपका जो है वो डिस्क्रीट है क्योंकि उसके अंदर एक स्टेप साइज मौजूद है। लेकिन उसमें हमने ये देखा था कि अगर डेटा की जो आपके पास टोटल रेंज है वो बहुत बड़ी है और उसके अंदर ये स्टेप साइज जो है वो आपका बहुत माइन्यूट बन रहा है। मसलन जैसे हमने एक एग्जांपल देखी थी जिसमें आपकी मिनिमम वैल्यू 0.8 थी और मैक्सिमम वैल्यू 83.1 थी। तो इसके अंदर अब आपके पास जो डेल्टा एक्स है वो 0.1 का है, लेकिन आपकी डेटा रेंज जो है वो ऑलमोस्ट 83.3 बन रही है, जो रेंज है आपकी डेटा की। तो इसलिए हमने ये कहा था कि इतनी बड़ी रेंज के आगे ये जो आपकी स्पेसिंग है ये इनसिग्निफिकेंट लगती है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये डेटा हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है, डिस्क्रीट डेटा नहीं है। अगर यही मेरे पास डेल्टा एक्स होता सपोज 1 का या 5 का, तो जाहिर है कि ये जो डिवीजन बन रही थी वो थोड़ी सी सिग्निफिकेंट होती इस स्केल के ऊपर। ठीक है, यानी कि जो स्टेप हमारे पास आ रहा है वो सिग्निफिकेंट होता है। अब यही मैंने एग्जांपल एज की दी थी कि अगर हम ह्यूमन ईयर लाइफ की बात करें तो उसके अंदर आपके पास हो सकता है 1 ईयर का जो स्टेप है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो। तो वो अगर मैं कहूँ कि मैं लोगों की एज नाप रहा हूँ इन ईयर्स, तो जैसे किसी की एज अगर 10 ईयर्स है या 12 ईयर्स है या 21 ईयर्स है, इस तरह से, तो ये मेरे पास डेटा डिस्क्रीट होगा। लेकिन अगर मैं इस टाइम स्केल पे चला जाऊँ, जैसे अर्थ की ईयर्स है, अर्थ की एज है इन बिलियंस ऑफ ईयर्स, तो उस स्केल के ऊपर ये वाला जो टाइम स्टेप है ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो अगर मैं जैसे आइस एज पीरियड्स की बात करूं कि वो किस ईयर में हुए थे, तो जाहिर है आपको पता है कि जो अर्थ की एज है उसको हमने 5 डिफरेंट डिस्क्रीट पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ। जैसे जुरासिक पीरियड है आपके पास, उसको फिर हम इस तरह से डिवाइड नहीं करते कि हम डेकेड्स में 10 ईयर्स, टेंस ऑफ ईयर्स में करें, या हम 1 ईयर के हिसाब से देखें, क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो वही वेरिएबल कि जब एक रेंज बहुत बड़ी हो और आपके पास उसके अंदर डिविजन्स बहुत माइन्यूट हों तो वो कंटिन्यूस बन जाता है, और वही वेरिएबल अगर उस रेंज के हिसाब से उसकी डिवीजन सिग्निफिकेंट टाइम स्टेप पे आ रही हो तो वो डेटा डिस्क्रीट कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो गया? सर चलें, अगर किसी के पिछले लेक्चर से कोई और क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। सर एग्जांपल 1.1 के अंदर सर वो स्टेम एंड लीफ डायग्राम है सर, उसके अंदर सर उन्होंने स्टेम को सर 0 लिया हुआ है सर, तो स्टेम तो सर 10 नहीं होता सर, उसको 0 किस तरह ले सकते हैं? एक मिनट, आप किसकी बात करें, एग्जांपल 1.1 की? यस सर। एक सेकंड जी। अब इसमें देखें कि मैंने आपको कहा था जब स्टेम एंड लीफ डायग्राम आपने बनानी होती है तो ज़रूरी ये है कि आपके पास
डिजिट्स 2 हों, ठीक है। अब मसलन अगर मैं आपको डेटा इस तरह से देता कि आपके पास सिर्फ ये वाले डिजिट्स होते, सपोज 6.1, 1.6, 4.0, तो फिर आपको ज़्यादा सेंस इस बात की बनती कि आप स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाते डेसिमल पॉइंट पे स्प्लिट करके इनको, ठीक है। अगर मैं इसको वहाँ पे कॉपी कर लूँ, तो आपके पास ज़्यादा कन्वीनियंट या ज़्यादा प्रैक्टिकल ये होता कि आप इसको स्प्लिट करते अपनी स्टेम एंड लीफ डायग्राम को इस डेसिमल पॉइंट के ऊपर से, ठीक हो गया। और फिर जाहिर है कि आपके पास वो ये जीरोस वाली प्रॉब्लम ना आती। अब यहाँ पे जो आपकी स्टेम एंड लीफ डायग्राम है, ये इसने बताया है कि इसने लीफ को लिया है यूनिट्स डिजिट से, तो यहाँ पे आपके पास लीफ स्टार्ट हो रहा है और इसने डिवीजन जो है वो यहाँ से की है, ठीक हो गया। अब ज़रूरी ये नहीं होता कि स्टेम जो है वो आपका नॉन ज़ीरो ही हो। असल में यहाँ पे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि आपकी जो जैसे वैल्यूज़ आ रही हैं, फॉर एग्जांपल 48.0 आपके पास एक वैल्यू है, या इसी तरह आपके पास एक और वैल्यू 16.2 है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास जो वैल्यूज़ थी वो इस तरह की थी, छोटी छोटी वैल्यूज़ थी, और आपने ज़बरदस्ती यहाँ से डिवाइड करके यहाँ पे आगे ज़ीरोज़ लगा दिए। यहाँ पे उसने इसलिए जीरो से किया क्योंकि आगे उसके पास बड़ी वैल्यूज़ भी हैं, तो उसने यहाँ पे जब डिवाइड करता है तो आप देख सकते हैं कि आगे यहाँ पे ये वैल्यूज़ सिग्निफिकेंट भी हैं। अगर हमारे पास सिर्फ ये वैल्यूज़ होती 2.2, 1.3, 6.4, तो फिर बेहतर ज़ाहिर है ये होता कि जब हमारे पास यहाँ पे कोई डिजिट ही नहीं है इसके आगे, तो हम इसको इसके यहाँ से डिवाइड करने के बजाय डेसिमल पॉइंट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि हम तो ये चाहते हैं कि हम अपने डेटा को किसी यूज़फुल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें जहाँ पे हमें उसके अंदर कोई ट्रेंड्स नज़र आए। तो इसलिए हम, अब जाहिर है कि यहाँ पे अब अगर ये डेटा है हमारे पास जो अभी आपके सामने मौजूद है इस डेटा सेट के अंदर, यहाँ पे अगर हम इसको स्प्लिट करना शुरू करें डेसिमल पॉइंट से, तो जो आपके पास बड़ी वैल्यूज़ हैं, जैसे आपके पास 48.0 है, तो जाहिर है कि इस तरह से अगर आप स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाते तो ये हूँ आपके पास इस तरह से कोई 80 के करीब स्टेम्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 48 आता है, इसी तरह 83 आता है, 82, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी स्पेसेस होती हैं जहाँ पे आपके पास ब्लैंक जा रही होती डायग्राम, इसलिए यहाँ पे उसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। या अभी भी कोई क्लियर नहीं है? जी समझ आया या नहीं? यस सर। ठीक है, पक्की बात है या अभी भी कुछ पूछना रहता है? नहीं सर, क्लियर है। चलें, अच्छी बात है। और किसी का कोई क्वेश्चन या आगे चलें अब? चलें जी, अगर सब क्लियर है पिछले का, अगर किसी को अभी भी कुछ रहता हो तो वो मुझसे अलहदा से ऑफिस आवर्स में भी पूछ सकता है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है मेजर्स ऑफ लोकेशन। तो अभी तक जो हम बात करते आए हैं वो डेटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर था, कि इसमें हमने देखा ये मुख्तलिफ डायग्राम्स हमने देखी थी, और इसके ज़रिए हम देख रहे थे कि डेटा के अंदर गैप्स, या अभी हम पिछली की बात करें कि डेटा के अंदर गैप्स किस तरह के हैं, डेटा का स्प्रेड किस तरह का है, ये हम विजुअली देख रहे थे। अब यहाँ पे जब हम डेटा सेट्स को कंपेयर करना चाहें आपस में, मुख्तलिफ आपके पास सेट्स ऑफ डेटा हों एक ही चीज़ के, फॉर एग्जांपल आपने एक लोकेशन से एक वैल्यू मेजर की, इसी तरह आपने दूसरी लोकेशन पे जाके वही वेरिएबल मेजर किया, अब आप उसको कंपेयर करना चाहते हैं, तो ठीक है, एक तो आपके पास ये विजुअल तरीके हैं मेजर करने के या कंपेयर करने के। उससे ज़्यादा हेल्पफुल ये होगा कि अगर आप उनको क्वान्टिटेटिवली किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज पैरामीटर की मदद से कंपेयर कर सकें। तो इसके लिए हम मेजर्स ऑफ लोकेशन, और हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मेजर्स ऑफ स्प्रेड, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ होती हैं जिनकी मदद से हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, और इनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने ग्राफिकल मेथड्स के साथ मिला के, ताकि हम एक बेहतर एक तरह से पिक्चर बना सकें अपने डेटा की, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ लोकेशन जो हैं वो आपको बताते हैं कि बेसिकली डेटा का सेंटर कहाँ पे है, या डेटा जो है एक्यूमुलेटेड किस तरह से है, इसके बारे में आपको मेजर्स ऑफ लोकेशन से पता चलेगा। अब इनमें से आप लोगों ने बेसिक मेजर्स के तो नाम सुने होंगे। पहला मेजर आपके पास जो सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है वो मीन का होता है, ठीक है। तो मीन जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं फॉर सैम्पल्स, ठीक है, सैम्पल और पॉपुलेशन का आप लोगों को उम्मीद है फ़र्क अब पता होगा। सैम्पल के लिए मीन जो है वो x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पॉपुलेशन का मीन जो होता है वो म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है,
ठीक है। अब पॉपुलेशन जो है वो जाहिर है सैंपल से बहुत बड़ी होती है। पॉपुलेशन के अंदर से आप अपने कुछ पर्टिकुलर ग्रुप सेलेक्ट करते हैं या पर्टिकुलर यूनिट सेलेक्ट करते हैं, और आप कहते हैं कि क्योंकि मेरे पास कोई कंस्ट्रेंट्स है मेजरमेंट की, तो मैं सारी पॉपुलेशन को नहीं देख सकता, तो उसमें से आप एक छोटा सा सैंपल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो इसलिए आमतौर पे जब हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो हम सैंपल के लिए कर रहे होंगे, पॉपुलेशन के लिए नहीं कर रहे होंगे। अब इसी में वो बात आ जाती है जो हमने पहले लेक्चर में की थी इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, कि जब आप कैलकुलेशंस अपने छोटे सैंपल के लिए करेंगे, उसकी मदद से फिर आप अपने पॉपुलेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ डिड्यूस करना चाहेंगे कि मेरे पास ये छोटा सैंपल था, इसकी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, और ये अब मुझे उस तरह की चीज़ों की सारी दुनिया में जो पॉपुलेशन मौजूद है उसके बारे में क्या बताते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि अब आप सैंपल की मदद से पॉपुलेशन के बारे में कुछ इन्फर करना चाह रहे हैं, तो ये फिर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आ जाती है। और जो बातें हम अभी तक करते आए थे कि आपने सैंपल का डेटा कलेक्ट किया, अब आपने उसको किसी तरह से रिप्रेजेंट करना है, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थी। ठीक हो गया। अब जो मीन होता है इसको आप अरिथमेटिक एवरेज भी कहते हैं, जिसको आप बहुत कॉमनली यूज़ करते आते हैं एवरीडे लाइफ, और इसको आप कैलकुलेट करते हैं as the sum of each observation divided by the sample size। ठीक हो गया। अब सपोज मेरे पास एक सैंपल है जिसके अंदर सर्टेन वैल्यूज हैं। अब मेरे पास एक वेरिएबल था x, और अब मैंने उसके एक सैंपल के अंदर से वैल्यूज मेजर की हैं किसी पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर। तो अब मेरे पास सेट ऑफ रीडिंग्स आ गई हैं इसकी x1, x2, x3। i से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोई भी जेनेरिक जो इस जैसे i हो सकता है 1 से लेके n तक वेरी करे, तो यानी कि n जो है वो मेरे पास टोटल सैंपल साइज है, ठीक है, इसको हम n कह रहे हैं। और मेरे पास i जो है वो उनके दरमियान, मतलब कि एक इटरेशन वेरिएबल है जो कि 1 से n तक वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब मैं मीन कैलकुलेट करना चाहता हूँ इस सैंपल का, तो मैं इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करूंगा और डिवाइड कर दूंगा n से, यानी अपने सैंपल साइज से। तो इसकी ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन आपके पास इस तरह से आ जाएगी कि i स्टार्ट्स फ्रॉम 1 रेंजेस अप टू n, और यहाँ पे आप सारे xi's को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सिंपली जो आप एवरेज लेते होते हैं किसी भी नॉर्मल लेमैन टर्म्स में, उसको आप यहाँ पे मीन का नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है सबको? यस सर। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल भी देख लेते हैं। मेरे पास डेटा सेट है, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर दूं। ठीक हो गया। ये मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें वो कह रहा है कि कंक्रीट की वो वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज जो हैं उनको कंसिडर कर रहा है, उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। सही हो गया। तो यहाँ पे अब हम देखना चाह रहे हैं कि इसका मीन क्या है इस डेटा का, यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ऑन एवरेज जो आपका कंक्रीट का स्पेसिमेन है वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है 24 घंटे के पीरियड के अंदर, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि यहाँ पे 24 आवर्स के ओवर उसने वाटर की एब्जॉर्प्शन परसेंटेज देखी है उस कंक्रीट के सैंपल के अंदर। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि ऑन एवरेज जो है यहाँ पे आपके पास टोटल 14 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो आपका सैंपल साइज जो है 14 है। ज़ाहिर है ये पॉपुलेशन इसलिए नहीं है कि आप सारे के सारे जो दुनिया में कंक्रीट के स्पेसिमेंस हैं या उस पर्टिकुलर कंपनी के जो कंक्रीट के स्पेसिमेंस हैं सारों को आप कंसिडर नहीं कर पा रहे, आपने सिर्फ उनके अंदर से 14 के ऊपर मेजरमेंट्स लिए हैं। तो आपके पास यहाँ पे सैंपल है, इसलिए आप जो कैलकुलेट करेंगे वो सैंपल मीन होगा। टोटल आपके पास क्वांटिटीज़ जो है वो 14 है, और आपने अगर उसका सैंपल मीन निकालना है तो आप सिंपली जो है इन सारी जो xi's हैं इनको सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ से। ठीक है। तो सैंपल का जो सम है, क्वांटिटीज़ का सम है, वो आप यहाँ पे हर इंडिविजुअल वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 229 आ जाएगी 0.0 डिवाइडेड बाय 14। ठीक हो गया। तो आपके पास सैंपल का जो मीन है वो कैलकुलेट करके आ जाएगा 16.36। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि जब भी आप सैंपल मीन स्पेसिफाई करेंगे तो इट शुड ऑलवेज बी, उसकी एक्यूरेसी जो है वो इट शुड ऑलवेज बी 1 डेसिमल प्लेस ग्रेटर देन जो आपके पास सैंपल के अंदर वैल्यूज थी। सही है। मस्ट ऑलवेज बी एक्यूरेट टू 1 more decimal place
देन द एक्स आईज। ये सिंपली इसलिए कि आपके पास जाहिर है कि जो ओरिजिनल डेटा था उसकी जैसे यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस था, अब आपने इन सबको सम किया है, उसके बाद आपने इनको एवरेज किया है, तो जाहिर है जो एवरेज अगर आप सिंगल डेसिमल प्लेस तक देंगे तो वो ऐसा लगेगा कि इसी डेटा के अंदर से एक वैल्यू जो है वो आ रही है आपके पास, जबकि असल में आपने उन सबको ऐड करके उनका एवरेज लिया है। तो बेसिकली ये एक्यूरेसी के हवाले से साइंटिफिक प्रिंसिपल ये है कि जब आप किसी चीज़ को एवरेज करते हैं, उनकी किसी भी क्वांटिटीज़ को एवरेज करके उनकी वैल्यू लिखते हैं, तो एवरेज शुड ऑलवेज बी accurate to 1 more decimal place than the original value। तो इसलिए यहाँ पे जो आपके पास ओरिजिनल एक्स आईज हैं सारे, इनमें आप देख सकते हैं कि 1 डेसिमल प्लेस है, इसलिए जो हमने सैम्पल मीन लिखा है ये हमने एक्यूरेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस लिखा है। सही हो गया? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। अच्छी बात है, बहुत सिंपल चीज़ है। ज़ाहिर है मीन जो है उसको आप लोग रेगुलर लाइफ में अक्सर देखते आए हैं, ठीक है। अब लेकिन मीन का एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा आउटलायर्स से बहुत अफेक्ट होती है, यानी कि अगर आपके पास कोई अनकैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हो तो वो मीन की कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो उसका नतीजा ये होगा, जाहिर है कि हम असल में डेटा की लोकेशन के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, डेटा की देखना चाह रहे हैं एक्यूमुलेटेड कहाँ पे है, तो अगर वो मीन की वैल्यू जो है वो अनकैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाए तो वो हमें उस पूरे के पूरे डेटा के बारे में सही पिक्चर नहीं देता। तो आउटलायर्स जैसे मैं पहले एग्जांपल देता रहा हूँ, हो सकता है अगर हम क्लास मार्क्स की बात कर रहे हो तो कोई बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग या ओवर परफॉर्मिंग स्टूडेंट के मार्क्स हों, ठीक है, जो कि बाकी सारे लोगों की परफॉर्मेंस का एक तरह से उस जज नहीं किया जा सकता उसकी बेसिस पे। तो जो मीन आपके पास होगा, क्योंकि आप यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को ऐड करें और उसके बाद उनको टोटल से डिवाइड करें, तो अगर मेरे पास कोई एक वैल्यू भी ऐसी हो जो कि बहुत ऊपर हो, मसलन इस डेटा के अंदर मेरे पास अगर कोई एक वैल्यू बहुत बड़ी आ जाए, जैसे यहाँ पे 30.5 है, या कोई एक वैल्यू बहुत छोटी आ जाए जो कि बाकी सारों से, तो वो इसकी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसलिए हम मीन के अलावा कुछ और मेजर्स ऑफ लोकेशन भी देखते हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि हम किसी भी डेटा सेट को किसी एक नंबर से ना डिस्क्राइब करें, एक से ज़्यादा मेजर्स की मदद से डिस्क्राइब कर सकें, ताकि जो भी हमारे पास एक कंक्लूजन हम ड्रॉ करें वो एक तरह से न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से हो, या थोड़ा सा बेटर रिप्रेजेंटेटिव हो आपके डेटा का। जो आपका मीन होता है वो स्टेबल तब होता है जब आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो पॉपुलेशन की, उसमें से आपने सैंपल लिया हो। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन की जो हम कहते हैं वो इस तरह से सिमेट्रिक पॉपुलेशन होती है, जिसका हम कहते हैं कि एक बेल शेप्ड कर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीन जो है वो सेंटर पे लाया करेगा, ये अगर फ्रीक्वेंसी का चार्ट है और ये आपके पास एक्स की वैल्यूज़ का एक्सेस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मीन है वो इस डेटा की सेंटर पे लाई कर रहा है, और उसके दोनों तरफ आपके पास एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा की। तो इस किस्म की पॉपुलेशन अगर आपके पास हो तो आपका जो सैंपल उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर आप एवरेजिंग करेंगे, मीन निकालेंगे, तो वो भी आपके पास स्टेबल और एक तरह से एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन अभी जिस तरह हम देखेंगे, अगर आपका डेटा स्क्यूड हो, यानी कि आपके पास जिस तरह हम पहले बात करते हैं सपोज इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो यहाँ पे अब आपके पास आउटलायर्स बहुत ज़्यादा हैं इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन में, और हो सकता है आपका मीन जो है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा हो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड इकट्ठी हुई हैं, लेकिन आपका मीन जो है वो यहाँ पे हो सकता है 3 या 4 वैल्यूज़ हों, यहाँ पे कई 100 वैल्यूज़ हों, उनकी वजह से वो आगे पुल हो रहा है। तो इस किस्म की डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर आपको डिफरेंट मेजर्स ऑफ लोकेशन देखने पड़ते हैं, जिसमें से एक फिर आपके पास आ जाता है, जो सेकंड मेजर ऑफ लोकेशन है हमारा, वो आपके पास मीडियन है। जिस तरह हमने मीन की बात की सैंपल के लिए अलहदा, पॉपुलेशन के लिए अलहदा, इसी तरह जो सैंपल का मीडियन होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एक्स टिल्डा से, और जो पॉपुलेशन का मीडियन होता है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे म्यू टिल्डा से, ठीक है। तो कैलकुलेट करने का प्रिंसिपल दोनों का सेम ही होता है, मतलब कि सैंपल और पॉपुलेशन के लिए प्रिंसिपल सेम होता है, लेकिन जाहिर है कि पॉपुलेशन का जो मीडियन होता है वो उस सारे के सारे जो कलेक्शन ऑफ आइटम्स है उन सब के लिए एक वैल्यू आएगी।
जबकि सैम्पल जो होता है वो उनमें से सर्टेन आप आइटम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू डिटरमिन करते हैं। तो हो सकता है कि वो पॉपुलेशन के इक्वल ना आए। ये बातें हम आगे देखेंगे जहां हम प्रोबेबिलिटी वगैरह की तरफ जाएंगे। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सैम्पल और पॉपुलेशन में ज़ाहिर है डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब जो मीडियन होता है, जिस तरह हम मीन देख रहे थे उसमें आपने सारी वैल्यूज का अरिथमेटिक एवरेज लिया। जो मीडियन होता है वो आपके पास ज्योमेट्रिक मिडिल वैल्यू होती है सारे डेटा सेट की। ठीक है, जब आप उस डेटा सेट को ऑर्डर कर देते हैं उसके बाद आप उसके बाय सेपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज, अभी हम देखेंगे किस तरह से किया जाता है, उसके बाद जो आप एवरेज या सेंटर क्वांटिटी लेते हैं उसको आप मीडियन कहते हैं। और इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि जब आप मीडियन निकाल रहे हो तो आपका डेटा सेट जो है वो ऑर्डर्ड हो, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने उसको अरेंज पहले से किया हुआ हो। ठीक है, जो आपका मीडियन होता है वो डेटा को बेसिकली डिवाइड करता है इनटू टू सेपरेट सेट्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, और जब मैं साइज की बात कर रहा हूँ तो ये मैं ऑफ मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, ये हम बात करें बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, into two parts of equal size, ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट किस तरह से करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपका जो डेटा का नंबर है, यानी जिसको हम n कह रहे थे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये इवन है या ऑड है। तो प्रिंसिपल सेम होता है कि आपने सेंटर वैल्यू उठानी है, लेकिन जाहिर है कि जब इवन होगा तो आपको थोड़ा सा उसके अंदर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो x बार की जो कैलकुलेशन है, इफ n इज इवन, ठीक है, इफ n इज, या पहले ऑड देख लेते हैं, तो सिंपली आपके पास जो मीडियन होगा वो आपके पास n+1 डिवाइडेड बाई 2 पे जो वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू मीडियन कहलाएगी। और अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होंगी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो उसमें आपको एवरेज लेना पड़ेगा n/2 पे जो वैल्यू होगी, और जो n/2 + 1 पे जो वैल्यू होगी इनको आप एवरेज करेंगे। इसकी अभी हम वजह देख लेंगे जब आप एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है? सर ये पावर में क्या लिखा है? पावर में मतलब मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ n+1/2th वैल्यू, मतलब इंडेक्स नहीं है यहाँ पे, सिंपली मैं ये कह रहा हूँ कि आपने n/2 वाली मतलब नंबर नहीं ले लेना, वो वाली वैल्यू लेनी है। अभी आपको एग्जाम्पल में बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है, तो लेट सपोज इसको हम देखें कि एक जेनेरिक, पहले मैं डेटा सेट की तरफ आ जाऊं, मेरे पास एक ऑड, इसको रूल पहले मैं सामने रख लेता हूं। मैं ऑड नंबर ऑफ डेटा के लिए एक जेनेरिक आपको डेमोन्स्ट्रेशन अगर दूं, तो लेट सपोज मेरे पास n जो है 5 है, तो मेरा जो डेटा सेट है ज़ाहिर है वो x1 से लेके x5 तक है। तो जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि मीडियन इनका ज्योमेट्रिक सेंटर है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस डेटा को बेसिकली स्प्लिट करना चाह रहा हूँ कि आधी वैल्यूज़ बाय नंबर जो है वो मेरे पास एक लोअर सेट में चली जाएं, एक लोअर हाफ में चली जाएं, और आधी वैल्यूज़ बाय नंबर मेरे पास एक हायर हाफ में चली जाएं। ठीक हो गया? तो इसलिए जो मैं मीडियन ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए दूंगा वो काफ़ी सिंपली ये वाली सेंटर वैल्यू हो जाएगी। इस वैल्यू से मैं इस डेटा सेट को स्प्लिट कर सकता हूँ। तो इसके बाद मेरे पास एक लोअर हाफ के अंदर ये 2 वैल्यूज़ रह गई, और इसी तरह हायर हाफ में मेरे पास 2 वैल्यूज़ रह गई, और ये वाली वैल्यू मेरे पास मीडियन हो गई। तो जो हम इस रूल की बात कर रहे थे, इफ़ n इज़ ऑड, तो हम ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू मैंने मीडियन अगर लेनी। ज़ाहिर अगर आपके पास डेटा सेट काफ़ी बड़ा हो तो उसमें आप विजुअली इस तरह से देखना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि x बार हमारे पास n क्योंकि 5 है, तो 5 + 1/2th वैल्यू हमारे पास मीडियन होगा, यानी कि थर्ड वैल्यू जो आएगी इस डेटा सेट के अंदर जब मैंने इसको ऑर्डर कर दिया तो वो मेरे पास मीडियन होगी। तो जिस तरह हमें अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि x3 जो है वो काफ़ी क्लियरली हमारे पास एक मीडियन वैल्यू बन रही है। ठीक है, इसी तरह मैं इवन डेटा सेट पे आ जाऊँ, इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स पे आ जाऊँ, तो यहाँ पे इसको डिवाइड जब आप करेंगे, डिवाइड करना चाहेंगे 2 सेपरेट हाफ्स में, तो ज़ाहिर है काफ़ी सिंपली आप इसको 3 ऊपर ले जाएंगे, 3 नीचे ले जाएंगे। लेकिन अब ये वैल्यू कौन सी है?
जिसके मतलब जो आपकी मीडियन है, जिसकी मदद से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए असल में आप इस हाफ से नीचे वाली ये वैल्यू और इस हाफ से अगली जो ऊपर वैल्यू है, इन दोनों का एवरेज लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अब आपके पास इवन डेटा सेट के लिए इस तरह से मीडियन आएगा। अब जो आपके पास यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि आपके पास nth वैल्यू यानी n अब जाहिर है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो कि इस केस में हमारे पास 6 है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि 6/2 पे जो किस पोजीशन पे जो वैल्यू है, और इसी तरह 6/2 + 1 पे जो पोजीशन है, उन पे जो वैल्यू पड़ी होगी उसको हमने एवरेज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है प्लस फोर्थ, जाहिर है कि ये आपके पास 3 आ जाएगा, प्लस 1 जो है वो फ्रैक्शन से बाहर है, तो थर्ड और फोर्थ वैल्यू का आपने एवरेज लेना है। तो यही चीज़ है यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकली नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर ये इवन वाला जरा दोबारा बताइएगा। एवरेज लेने के बाद, एवरेज लेने के बाद एवरेज आपने ऊपर बताया था ना, लेफ्ट साइड पे जहाँ x1 x2 x3 लिखा है, उसके बाद का जहाँ से आपने फार्मूले में चीज़ें पुट की हैं, दोबारा बता दें। जी अच्छा, अब देखिए मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास टोटल जो है 6 क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, x1 x2 x3 x4 x5 और x6। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ n से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब हमारा डेटा इवन है तो अब हमने ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है। तो इसमें अब ये कहा जा रहा है कि जो आपका मीडियन है वो बराबर है n/2th वैल्यू, यानी कि जो n/2 की पोजीशन पे जो वैल्यू होगी, ये नंबर होगा, वो आपने लेना है और उसको ऐड करना है उससे एक हायर जो होगा उस वैल्यू के अंदर, और उन दोनों का आपने एवरेज ले लेना है। तो अब यहाँ पे मेरे पास n जो है वो 6 है, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास 6 हैं। तो जाहिर है जो हाफ वे पॉइंट बन रहा है इसका, वो थर्ड और फोर्थ क्वांटिटी के दरमियान का बन रहा है, इसलिए हम इन दो वैल्यूज को आपस में एवरेज करना चाह रहे हैं, ये बीच की कोई एक सेपरेटिंग वैल्यू निकालने के लिए। तो जब हम इस फॉर्मूला में n = 6 डालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो मीडियन है आपके पास वो 6, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी 6/2 पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो लेनी है, और उसके बाद उससे एक ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी, क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे इसको जब आप हाफ करते हैं तो आप इस वैल्यू के ऊपर पहुँच रहे हैं x3 पे, हमने ये वैल्यू उठानी है और हमने इससे एक अगली वैल्यू उठानी है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक ये वाली वैल्यू आ गई और एक उससे अगली वैल्यू जो है वो आपने लेनी है और उनका आपने एवरेज करना है। ठीक है, क्योंकि हम इनके दरमियान की एक वैल्यू देखना चाह रहे हैं, इसलिए ये आ जाएगा आपके पास। सिंपली इसको अब मैंने एवेल्युएट कर रहा हूँ इस टर्म को, तो ये थर्ड वैल्यू यानी कि x3, और इसी तरह से यहाँ पे 3 + 1 यानी कि फोर्थ वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जेनेरिक टर्म में जब हम बात करें x4, इनका आप एवरेज ले रहे हैं। कुछ समझ आई या अभी भी क्लियर नहीं है? ठीक हो गया? बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, तो अब अगर इसको हम एग्जाम्पल की मदद से देखें, ये वाली जो आपका क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे किसी ने एक म्यूजिकल कॉम्पोजिशन की जो रन टाइम है उसको रिकॉर्ड किया है कि एक म्यूजिक का पीस है जो कि मुख्तलिफ लोग अगर उसको प्ले करते हैं तो वो कितनी देर चलता है। तो उसके यहाँ पे मिनट्स के अंदर रन टाइम जो है आपके पास लिखा हुआ है, ये आपके पास एक डेटा सेट है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसका जो मीन हमारे पास आएगा वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप सबसे पहले ये करेंगे कि काउंट करें। अच्छा, सबसे पहला काम मीडियन और मीन निकालते हुए एक फ़र्क ये होता है कि जो मीन है हमारे पास उसमें तो हमने सिंपली सारी वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देना है, ये आपका मीन है। तो इसमें डेटा सेट का ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। लेकिन जो आपका मीडियन है ये आपके पास ज्योमेट्रिक सेंटर है, तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका डेटा सेट है वो ऑर्डर आपने किया हुआ हो। जैसे यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो डेटा है वो सारा असेंडिंग ऑर्डर में पहले से मौजूद है।
अगर पहले से असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ना हुआ हो तो सबसे पहला काम मीडियन कैलकुलेट करते हुए आपका ये होगा कि आप उस डेटा को ऑर्डर में लाएं। ठीक है, क्योंकि आप जब उस डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं तो आप सिंपली ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपकी कितनी है, और आप ये नहीं देख रहे कि उन डेटास की एग्जैक्ट वहाँ पे वैल्यूज़ क्या थी। तो अगर आप उनको डिवाइड करें बाय नंबर और वैल्यू आप बाद में देख रहे हैं, तो उससे ये होगा कि अगर डेटा आपके पास ऑर्डर ना हो तो आपके पास ज़ाहिर है बड़ी वैल्यूज़ अगर पहले आ रही हैं और आप उसको अजीब तरह से स्प्लिट करेंगे, सेंटर से ही स्प्लिट करेंगे, लेकिन अरेंजमेंट आपकी ठीक नहीं थी तो वैल्यू गलत आएगी। ये भी हम अगली एग्जाम्पल में देखेंगे। तो अभी आपके पास डेटा जो है वो ऑर्डर्ड भी है और आपने मीन और मीडियन दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। ठीक है, वो ज़ाहिर है मीन और मीडियन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताया भी गया है, या आप काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपकी 12 है, यानी n जिसको हम कह रहे हैं वो आपका 12 है। ठीक हो गया, सही है यहाँ तक? यस सर। अब जो आप मीन कैलकुलेट कर रहे हैं वो इन सारी क्वांटिटीज का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज है। तो इनको ज़ाहिर है ये जो सम है ये आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं इन सारी वैल्यूज को आपस में ऐड करके। ये आपके पास आ जाएगा आई थिंक हाँ 816.1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या जिसको हम सैम्पल साइज कहते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 68.01। अब ये याद रखिए कि मीन और मीडियन दोनों जो हैं उनका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी जो है वो डेटा सेट से एक डेसिमल प्लेस ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर डेटा सेट में कोई डेसिमल प्लेस नहीं है तो आपने मीन लिखते हुए एक डेसिमल प्लेस खुद ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक डेसिमल प्लेस पहले से है तो अब हम जब मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम वहाँ पे एक डेसिमल प्लेस उसमें ऐड कर रहे हैं। सही हो गया। अब जब आपने मीडियन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जाहिर है कि आपको ज्योमेट्रिक इनका जो एवरेज है वो देखना है। आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेटा क्वांटिटीज 12 हैं, यानी कि आप इवन केस के अंदर अभी मौजूद हैं। तो आपको जो डेटा मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला चाहिए, उसके अंदर आपने बेसिकली दो सेंटर्ड वैल्यूज को आपस में एवरेज करने वाला फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है। तो अगर हम कैलकुलेशन से पहले इसको खुद बाय ऑब्जर्वेशन देखने की कोशिश करें तो आपके पास 12 क्वांटिटीज़ हैं। जाहिर है कि जब इवन होगा तो आपके पास डेटा को आपने दो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, तो 6 आपके पास क्वांटिटीज़ लोअर हाफ में जानी चाहिए, 6 अपर हाफ में जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, और यहाँ पे आपकी 6 वैल्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट होती है। ये मैंने एक ज़्यादा कर दी, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपके पास बेसिकली मीडियन जो है वो लाई करना चाहिए ताकि 6 क्वांटिटीज़ आपके पास ऊपर आ जाए और 6 क्वांटिटीज़ आपके पास एक लोअर हाफ में आ जाए। ठीक है, तो बाय ऑब्जर्वेशन हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि हमें इन दो वैल्यूज़ का एवरेज चाहिए मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास डेटा सेट बड़ा हो या आप बाय द फॉर्मूला जाना चाहें तो सिंपली आप ये करेंगे कि n/2th वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आप करेंगे 12/2 प्लस 12/2 प्लस 1 वाली वैल्यू। याद रहे कि ये अभी नंबर्स आपने नहीं इवेल्युएट करने, आपने ये वाली वैल्यू देखनी है। तो आपको ये पता चल रहा है कि मैंने 6th वैल्यू देखनी है प्लस 7th वैल्यू के साथ मैंने उसको एवरेज करना है। इन टर्म्स को फिर आप रिप्लेस करेंगे उस एक्चुअल वैल्यू के साथ जो कि आपके पास आ जाएगी। ठीक है, 6th वैल्यू जो है वो हमने बाय ऑब्जर्वेशन भी देख ली है, उसके बाद आप इसके फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। यहाँ पे 6th वैल्यू ऑर्डर्ड में आपके पास 66.4 है, 7th वैल्यू 67.4 है। इनको आप एवरेज करेंगे तो आपका जो मीडियन है वो आपके पास आ जाएगा 66.90। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक एक्स्ट्रा डेसिमल प्लेस इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने जाहिर है कि मीडियन निकाला है डेटा का। ये मीडियन की कैलकुलेशन सबको समझ आई है या किसी को कोई क्वेश्चन रहता है इसमें भी? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर, क्लियर है। चलिए, अच्छी बात। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो मीन आया था वो इक्वल नहीं है आपके मीडियन के साथ।
मीडियन की वैल्यू में। अब जो आपका मीन आया है वो सिग्निफिकेंटली हायर है आपके मीडियन से। इसकी वजह आप यहाँ पे इस डॉट प्लॉट से देख सकते हैं। ज़ाहिर है इस डेटा के साथ आपको हो सकता है खुद बनाना पड़े, बहरहाल यहाँ पे एक डॉट प्लॉट पहले से प्रोवाइडेड है। इसमें अगर आप इन वैल्यूज़ को ग्राफिकली देखें तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डेटा आपके पास इस रेंज में मौजूद है, और उसके बाद दो वैल्यूज़ हैं जो कि बाकी सारे डेटा से काफ़ी दूर लाए कर रही हैं। तो एक तरह से अभी हम इनको एग्जैक्टली ये नहीं कहेंगे कि आउटलायर्स हैं क्योंकि उसके स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, लेकिन ज़ाहिर आप ये डिड्यूस कर सकते हैं कि ये बाकी सारे डेटा सेट से काफ़ी दूर लाए कर रही हैं। तो इनमें कोई प्रॉब्लम है या ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सारे के सारे डेटा की। तो अब हुआ ये है कि जब आपने मीन कैलकुलेट किया है तो उसने जाहिर है कि सारी वैल्यूज़ को, क्योंकि वो सम कर रहा है सारी वैल्यूज़ को, तो उसने इन दो वैल्यूज़ को भी बाय मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है कि इनका मैग्नीट्यूड कितना है। तो वो उसके अंदर अगर यहाँ पे आप मीन लेते तो हो सकता है वो यहाँ कहीं लाया करता, लेकिन इन दो वैल्यूज़ की वजह से वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, 68 की तरफ आ गया आपके पास, ठीक है। लेकिन जब आपने मीडियन कैलकुलेट किया है तो वो नंबर ऑफ वैल्यूज को डिवाइड करता है। यानी हम ये नहीं कह रहे कि अब जो आपके पास मीन है वो ये कहता है कि इस वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू है डेटा की, यानी कि आधा जो बाय मैग्नीट्यूड है वो इससे नीचे लाया करता है और आधा बाय मैग्नीट्यूड इससे ऊपर डेटा लाया करता है। जबकि मीडियन ये कहता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज आधी इस वैल्यू से नीचे लाया करती हैं और आधी नंबर ऑफ वैल्यूज इससे ऊपर लाया करती हैं। तो मीडियन ने सिंपली ये देखा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज पूरी हो गई, और यहाँ से 7वीं वैल्यू है तो मैं इस 6ठी और 7वीं वैल्यू के बीच में हूँ। अब उसको इससे गर्ज नहीं है कि यहाँ पे ऊपर जो 6 वैल्यूज हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना था, इसलिए अगर मैं इस डेटा पॉइंट को भी आगे ले जाऊं या मैं इस डेटा पॉइंट को पीछे ले आऊं, उससे मीन की वैल्यू पे असर पड़ेगा, लेकिन मीडियन की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज वो इस हाफ वे पॉइंट को क्रॉस नहीं करता, ठीक है। यानी मीडियन की वैल्यू से मैं नीचे ना ले जाऊं या नीचे की वैल्यू में मीडियन की वैल्यू से ऊपर ना ले जाऊं, तो जाहिर है उससे डेटा का ऑर्डर चेंज होगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा मीडियन चेंज नहीं होगा। तो मीडियन जो होता है आपका वो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव होता है आउटलायर्स के, जबकि जो आपका मीन होता है वो हम देख चुके हैं सेंसिटिव टू आउटलायर्स है, और आपका जो मीडियन है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इनसेंसिटिव है आउटलायर्स से या कोई भी डेटा की वैल्यू चेंज होने से। ये बात क्लियर है सबको अभी तक? यस सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास दो सेपरेट एक तरह से मेजर्स ऑफ लोकेशन आ गए हैं। एक जो है वो स्पेक्ट्रम के एक एंड पे लाई करता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अनकैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ की या वैल्यूज़ की वेरिएशन से, और एक आपके पास ऐसा मेजर है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एक इनसेंसिटिव है, एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो अब आप एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव मेजर देखना चाहते हैं जो कि ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो ना बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो, ठीक है। तो इसके लिए फिर आप क्वार्टाइल्स की तरफ जाते हैं जो कि डेटा को मज़ीद डिवाइड करते हैं छोटे सेगमेंट्स में। यानी कि अभी जो आपका मीडियन था वो आपके डेटा को डिवाइड करा था 2 इक्वल सेगमेंट्स के अंदर। जो आपके क्वार्टाइल्स होते हैं, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं आपके पास, Q1 Q2 Q3, और ये बेसिकली डिवाइड करते हैं डेटा को 4 इक्वल सेगमेंट्स में बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सही है। तो जो आपके पास यहाँ पे सेंटर क्वार्टाइल है ये वाला, ये आपके मीडियन के इक्वल होता है, ये मीडियन ही होता है। और उसके बाद आप एक अपर क्वार्टाइल इवेल्युएट करते हैं जो कि आपने डेटा को अपर हाफ में डिवाइड कर दिया, उसका फिर मजीद आप हाफ देखते हैं। मसलन मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ तो ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू थी डेटा की, ये मैक्सिमम वैल्यू थी डेटा की। इसके बाद मैंने नंबर ऑफ क्वांटिटीज के हिसाब से एक मीडियन वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली, जो कि जिससे आधी वैल्यूज ऊपर थी और आधी वैल्यूज नीचे थी। तो ये मेरे पास एक मीडियन आ गया या मेरे पास सेंटर क्वार्टाइल आ गया Q2। इसके बाद जाहिर है कि मेरे पास डेटा जो है वो 2 सेपरेट हाफ्स के अंदर डिवाइड हो गया, एक अपर हाफ है एक लोअर हाफ है। लोअर हाफ को जब मैं मजीद उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज के मदद से हाफ में मजीद डिवाइड करूं, तो जो उसका मिडवे पॉइंट होगा वो लोअर क्वार्टाइल कहलाएगा Q1,
और इसी तरह अपर हाफ का मिडवे पॉइंट जो है वो अपर क्वार्टाइल Q3 कहलाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपका डेटा सेट है वो 4 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो गया, और अब हर सेगमेंट के अंदर 25% ऑफ द नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो अपीयर हो रही होंगी। ठीक है, तो 25% ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे होंगी। टोटल नंबर जो है ज़ाहिर है आपके पास n है। ठीक है, तो ये आपके पास n जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो ये सिंपली आपने ये किया कि आपका जो टोटल डेटा सेट था उसको आपने मजीद छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। और जाहिर है कि मीडियन तो आपका वही रह रहा है, यानी कि डेटा का सेंटर वही रह रहा है, लेकिन आपके पास अब मजीद 2 ऐसे पैरामीटर्स आ गए जिनकी मदद से आप डेटा को डिस्क्राइब कर सक रहे हैं। यानी कि अब आपके पास एक अपर क्वार्टाइल भी आ गया, एक लोअर क्वार्टाइल भी आ गया। क्यों? जाहिर है कि जिस तरह मैंने कहा था कि यहाँ पे इसको अगर मैं क्लीन करूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो डेटा था उसको हमने पहले डिवाइड कर दिया था इसकी मदद से, मीडियन की मदद से। ठीक हो गया, यहाँ पे आपके पास मीडियन आ रहा था, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 क्वांटिटीज पूरी हो गई, तो ये आपके पास सेकंड क्वार्टाइल था मीडियन का। अब इसके बाद आपने इन 6 क्वांटिटीज को मजीद ज़ाहिर है हाफ करना है। तो अब आप ये थर्ड क्वांटिटी और फोर्थ क्वांटिटी को एवरेज करके, जिस तरह मतलब कि आपने क्वार्टाइल्स कैलकुलेट उसी तरह से करने हैं जिस तरह आप मीडियन को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सिंपली आपने उसको फिर हाफ में डिवाइड कर दिया। तो अब आप जो मीडियन ले रहे होंगे वो लोअर हाफ का होगा, लोअर क्वार्टाइल के लिए। तो अब आप ये पता कर सकते हैं कि मेरा लोअर क्वार्टाइल जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, और इसी तरह जब मैं अपर हाफ का फिर मीडियन दोबारा से लूंगा तो वो यहाँ पे दोबारा मेरे पास एक इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, तो उसके बाद जाहिर है कि फिर मैं तीसरे और चौथे पॉइंट का दोबारा से एवरेज लूंगा, तो ये मेरे पास एक अपर क्वार्टाइल आ जाएगा। तो मेरे पास अब डेटा की जो डिस्क्रिप्शन का तरीका है वो बेसिकली बेहतर हो गया। मेरे पास ज़्यादा एडिशनल पैरामीटर्स आ गए हैं जिनकी मदद से मैं डेटा को डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल पहले देख लें नंबर ऑफ डेटा की, क्योंकि अभी हमने इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स के साथ मीडियन अपना कैलकुलेट किया। यहाँ पे एक एग्जांपल है ऑड नंबर ऑफ डेटा क्वांटिटीज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास जो n है वो 5 है, यानी कि ऑड है, और आपसे कहा गया है कि मीन और मीडियन दोनों निकालने। तो मीन तो सिंपली आपके पास दोबारा यहाँ पे इन सारे डेटा पॉइंट्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा, जो कि आपके पास सिंपली आ जाएगा आई थिंक 73.0। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वांटिटीज क्या थी, हाउ मच टाइम इन मिनट्स डिड यू स्पेंड ऑन अ सोशल नेटवर्क साइट। जाहिर है आगे आप इसके यूनिट्स लिखेंगे कि ये क्वांटिटी क्या थी। अब जब आपने मीडियन कैलकुलेट करना है तो आपके पास क्योंकि एक ऑड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, तो अब आपका कैलकुलेशन सिंपल इसलिए हो जाती है कि जब आप ऑड डेटा पे जाते हैं तो एक सेंट्रल वैल्यू ऐसी होगी जो कि इस डेटा को बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स आधे में डिवाइड करी होगी। यानी अब आपको दो अलहदा वैल्यूज का एवरेज नहीं लेना, एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू होगी जो कि इनको डिवाइड कर रही होगी। लेकिन ये करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने डेटा सेट को ऑर्डर करें। तो मैं इस डेटा सेट को रीराइट करूंगा अपनी मीडियन की कैलकुलेशन के लिए। मीन के लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मीडियन के लिए मैं इसको रीराइट करूंगा। ठीक है, ऑर्डर करूंगा सबसे पहले इस डेटा को, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मैं इन वैल्यूज़ को लिखूंगा। उसके बाद मैं बाय ऑब्जर्वेशन भी ये कह सकता हूँ कि 5 टोटल मेरे पास वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू जो है वो सेंटर पे लाई करती है, 2 इससे नीचे हो गई, 2 इससे ऊपर हो गई। या मैं फार्मूला इस्तेमाल करूँ तो मेरे पास ऑड के लिए फार्मूला ये था। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास 5 + 1/2 पे जो वैल्यू लाई करी, इस पोजीशन पे जो वैल्यू लाई करी है वो मेरे पास मीडियन होगी। यानी थर्ड वैल्यू मैंने उठानी है, उसकी वैल्यू क्या है 60। तो साथ में एक डेसिमल पॉइंट ऐड करूंगा और ये मेरे पास मीडियन आ गया डेटा का, और इसका मैं साथ यूनिट लिख दूंगा। क्लियर है? नो सर। नहीं क्लियर? ये पहले रैंक करना है। जी बताइए क्या कह रहे हैं। कौन पूछना चाह रहे हैं?
सर ये असेंडिंग डिसेंडिंग में लाजमी पहले अरेंज कर। जी, मीडियन निकालने के लिए आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लाजमी लिखना है, क्योंकि अब आप देखें जो मीडियन है ना वो नंबर ऑफ वैल्यूज पे इसको डिवाइड कर रहा है आपके डेटा को। नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं, जो भी आपके पास टोटल है उसका आधा उस वैल्यू से नीचे है, आधा उस वैल्यू से ऊपर है। अब इसी एग्जाम्पल में अगर मैं ऑर्डर नहीं करता इस डेटा को और मैं इधर ही से स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे पास टोटल 5 वैल्यूज है। मैं सिंपली ये देख सकता हूँ कि जो तीसरी वैल्यू है वो इनको स्प्लिट कर रही है, ठीक है, 2 ऊपर चली जाएंगी, 2 नीचे चली जाएंगी। तो मेरे पास इस तरह से मीडियन अगर मैं लेता, जो कि गलत होता, तो ये वाली मीडियन मेरे पास आ जाता 130। अब इसको इस तरह से कैलकुलेट करने में मसला ये है कि मैंने सिर्फ नंबर ऑफ वैल्यूज देखी कि आधी ऊपर चली जाए, आधी नीचे चली जाए, लेकिन अब आपने अगर उनको मैग्नीट्यूड के हिसाब से ऑर्डर नहीं किया तो ज़ाहिर है अपर हाफ में मेरे पास एक छोटी वैल्यू आ रही है और लोअर हाफ में मेरे पास एक उससे बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अपर हाफ में दोनों वैल्यूज जो हैं वो बड़ी हैं, लोअर हाफ में वैल्यू छोटी है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज के हिसाब से जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इस तरह तो मेरे पास कोई भी वैल्यू आ सकती है कि मेरे पास बड़ा डेटा सेट हो और वो ऑर्डर ना हो, तो वो तो रैंडमली वहाँ पे कोई भी वैल्यू सेंटर पे पड़ी हो सकती है। इसलिए ऑर्डर करना लाजमी होता है ताकि आप इस तरह से उसको अरेंज कर सकें डेटा को कि जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो इन ऑर्डर सारी पीछे पड़ी हों और एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रेंड के साथ आपकी वैल्यूज़ वेरी करें। अगर मैं इसको डिसेंडिंग में ही लिखूं तो भी ये होगा कि मेरे पास ज्योमेट्रिकली ऐसा होगा कि उस हाफ से नीचे मेरे पास अब बड़ी ही वैल्यूज़ हैं और उस हाफ से ऊपर मेरे पास जैसे जैसे मैं राइट की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ तो वैल्यूज़ की मैग्नीट्यूड छोटा होता जा रहा है। इसलिए अब जो मैं सेंट्रल वैल्यू बाय लोकेशन उठाऊंगा वो फिर भी रिप्रेजेंटेटिव होगा कि वो छोटी वैल्यूज़ के और बड़ी वैल्यूज़ के बीच में लाया करता है। अगर मैं इसको अरेंज ना करता फिर तो वो कहीं भी पड़ी हो सकती थी, ठीक है। तो मीन क्योंकि सारी वैल्यूज़ को ऐड खुद कर रहा है, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर रहा है, तो उसमें आपको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज़ जहाँ मर्जी पड़ी हों वो उसके अंदर अकाउंट फॉर हो जाती हैं। जबकि मीडियन में आप सिंपली वो सारी जो नीचे की वैल्यूज़ होती हैं उनको आप इग्नोर कर देते हैं और आप ऊपर की वैल्यूज़ इग्नोर कर देते हैं, सिंपली उनको ट्रिम ऑफ कर देते हैं और आप बीच की वैल्यू सिर्फ देखते हैं या उसको पिक करते हैं। अगर यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होंगी तो आप अगर सपोज इसके नीचे एक और वैल्यू हो तो फिर आप सिंपली सिर्फ सेंटर की 2 देखेंगे। तो अब यहाँ पे कौन सी 2 वैल्यूज़ पड़ी हैं ये इंश्योर करना कि वो दरमियानी वैल्यूज़ हों, उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आपने उसको अरेंज किया हो डेटा सेट को, ठीक है। सही हो गया? यस सर। सही है। अब क्योंकि क्वार्टाइल्स जिनकी हमने अभी बात की, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, वो भी एक तरह से मीडियंस ही हैं। जाहिर है जो सेंट्रल क्वार्टाइल है वो तो पूरे डेटा का मीडियन ही है। इसके बाद जो अपर क्वार्टाइल है वो बेसिकली मीडियन ऑफ द अपर हाफ है, जिसको आपने ऊपर से हटाया था, मीडियन ऑफ द अपर हाफ। और इसी तरह जो लोअर क्वार्टाइल है वो मीडियन ऑफ द लोअर हाफ है। तो क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करते हुए भी ये ज़रूरी है कि आपका डेटा जो हो वो ऑर्डर्ड हो। अब अगर हम क्वार्टाइल्स की एक एग्जांपल पे आ जाएं, लेट सपोज मेरे पास एक एग्जांपल डेटा सेट है ये वाला, ठीक है। ये मेरे पास डेटा सेट है जिसको मैं पहले से ही ऑर्डर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अब इसके क्वार्टाइल्स निकालने हैं, तो सबसे पहले जाहिर है कि फिर भी मैं मीडियन निकालूंगा उनका। अब इनकी आप पहले नंबर गिनेंगे, जाहिर है टोटल डेटा क्वांटिटीज कितनी है, तो ये आप देख सकते हैं कि 10 हैं। तो आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं वो इवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने चाहे अगर जाहिर अगर आपने मीन कैलकुलेट करना है तो आपको ये वैसे ही पता होना चाहिए फॉर्मूला के लिए, कैलकुलेशन के लिए। और अगर आपने मीडियन कैलकुलेट करना है या क्वार्टाइल्स देखने हैं तो आपको जाहिर है ये पता होना चाहिए कि ये टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, सबसे पहली बात तो ये इवन है या ऑड है। उसके बाद भी आपको ये जाहिर है पता होगा कि टोटल कितनी है, तो आप ये डिसाइड करेंगे कि उनका हाफ कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा क्वांटिटीज मेरे पास 10 है। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि मेरे पास अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो फिर 5 मेरे पास मीडियन से ऊपर होनी चाहिए, 5 मेरे पास मीडियन से नीचे होनी चाहिए। तो मेरा मीडियन जो है वो इस तरह से लाई करेगा। इसको फॉर्मूला की मदद से करें तो आपके पास मीडियन या जो Q2 सेकंड क्वार्टाइल है, सबसे पहले आप मिडिल क्वार्टाइल एवेल्युएट करेंगे। तो जो मीडियन होगा आपका वो आपके पास 10/2th वैल्यू प्लस
ये वाली बाय 2, यानी कि बेसिकली 5th वैल्यू प्लस 6th वैल्यू डिवाइड बाय 2, यानी इनका एवरेज होगा। तो इत्तेफाक से अब यहाँ पे जो हमारे पास 5th पोजीशन पे वैल्यू पड़ी है उसका मैग्नीट्यूड भी 5 है। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपने वैल्यू लेनी है, उसका नंबर नहीं लेना, उस पोजीशन नहीं लेनी। यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी होगी उसकी मैग्नीट्यूड आपने उठाना है, और यहाँ इत्तेफाक से 6th वैल्यू जो है उसकी वैल्यू भी 6 है। तो आपके पास जो मीडियन आ जाएगा उसकी आपके पास वैल्यू होगी 5.5। ठीक हो गया, ये आपके पास मिडिल क्वार्टाइल आपका आ गया। अब आपने इसकी मदद से ज़ाहिर है अपने डेटा सेट को आप डिवाइड कर चुके हैं एक लोअर हाफ में और एक अपर हाफ में। अब जो आपके पास फर्स्ट क्वार्टाइल है, लोअर क्वार्टाइल है, वो सिंपली मीडियन है इस लोअर हाफ का। अब यहाँ पे जो लोअर हाफ के अंदर नंबर ऑफ डेटा क्वांटिटीज़ हैं, इसको मैं n से नहीं डिनोट करना चाह रहा क्योंकि ज़ाहिर है वो मिक्स हो जाएगा सैम्पल के साथ। मैं इसको nl से डिनोट कर देता हूँ, यानी लोअर हाफ में कितने हैं, वो आपके पास 5 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये सिंपली लोअर क्वार्टाइल जो है आपका वो लोअर हाफ का मीडियन होगा। तो अब आपके पास एक ऑड नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं, तो सिंपली ये हो जाएगा 5 + 1 बाय 2th वैल्यू, यानी कि थर्ड वैल्यू जो है वो आपका लोअर क्वार्टाइल है इस लोअर हाफ की जो थर्ड वैल्यू है, जो कि इत्तेफाक से 3 है। तो लोअर क्वार्टाइल की आपके पास वैल्यू 3 आ गई। ठीक हो गया। अब आप लोग ये देख के बताएं कि अपर क्वार्टाइल जो है उसकी क्या वैल्यू होगी, Q3 की क्या वैल्यू आएगी। बहुत सिंपल है, जल्दी से देख के बताएं। 7 आ जाएगी, सही है, क्योंकि इसी तरह से हम अपर हाफ के लिए अप्लाई करेंगे। 5 वैल्यूज हैं टोटल, ठीक है। तो हमारे पास अपर हाफ की जो थर्ड वैल्यू होगी इन द अपर हाफ, वो आपके पास अपर क्वार्टाइल आ जाएगा। वो आपको देखने से भी पता चल रहा है कि ये इसकी सेंट्रल पॉइंट है। तो ये आपके पास अपर क्वार्टाइल की वैल्यू 7 आ गई। ठीक हो गया, 3.0 7.0, सही है। तो अब मेरे पास तीनों अपने क्वार्टाइल्स आ गए, और अब आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं इनकी मदद से स्प्लिट कर रहा हूँ अपने डेटा को, तो मेरे पास अब यहाँ पे, ठीक है, एक्स मिन से लेके फर्स्ट क्वार्टाइल तक मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। फिर ये क्वार्टाइल आ गया मेरे पास, उसके बाद मेरे पास फर्स्ट क्वार्टाइल से लेके मीडियन तक 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 2 वैल्यूज़ हैं। इसी तरह यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं थर्ड क्वार्टाइल तक, और उससे ऊपर एक्स मैक्स तक मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं। तो अब मेरे पास सिंपली डेटा जो है वो सर क्वार्टाइल्स में वैल्यूज को किस तरह डिवाइड किए सर, ये समझ नहीं आया। सॉरी, दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। सर क्वार्टाइल्स में सर वैल्यूज को सर हमने किस तरह डिवाइड किए, क्वार्टाइल वन में जैसे 3 वैल्यूज होंगी, 2 में 4 होंगी, सर ये किस तरह आई है? मतलब आपको क्वार्टाइल डिटरमिन करना नहीं आया, ये जो मैंने अभी बात की है कि नीचे 2 वैल्यूज हैं, ये नहीं समझ आई? यस सर, ये नहीं समझ आई। अच्छा देखें, डिटरमिन किस तरह से किया, ये देखें। अब आपके पास एक मिनट रुको, आपके पास जो पूरे का पूरा डेटा सेट था वो इस तरह से था कि ये वैल्यूज़ अगर मैं दोबारा लिख दूँ, 4 5 6 6 7 8 और 8, ठीक है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेटा जो पॉइंट्स जो हैं वो 10 है। जो आपके क्वार्टाइल्स होते हैं वो आपके डेटा को बाय नंबर 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी कि लोअर क्वार्टाइल आपके पास अब बेसिकली डेटा की जो रेंज है वो इस तरह से बन रही है कि आपके पास सबसे पहले मिनिमम क्वांटिटी है, उसके बाद आपके पास पहला क्वार्टाइल आएगा, फिर आपके पास सेकंड क्वार्टाइल आएगा जिसको आप मीडियन कहते हैं, फिर एक अपर क्वार्टाइल आएगा, और फिर आपके पास डेटा का मैक्सिमम पॉइंट आके डेटा एंड हो जाएगा। बेसिकली क्वार्टाइल्स इस तरह से होते हैं। तो क्वार्टाइल जो है वो आपकी डेटा को 4 इक्वल हिस्सों में बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि x मिनिमम से लेके Q1 तक, यानी Q1 से नीचे आपके पास n/4 नंबर ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए। क्वार्टाइल 1 से क्वार्टाइल 2 के बीच में आपके पास n/4 वैल्यूज होनी चाहिए। 2 से 3 के दरमियान n/4 होनी चाहिए, और फिर क्वार्टाइल 3 से ऊपर आपके पास n/4 वैल्यूज होनी चाहिए। यानी कि अब हमारे पास, अब क्योंकि ये 10 के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है ना, तो अब आप 10 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 2.5। अब ये आपके पास इवन डेटा सेट है, इसलिए थोड़ा सा आपको इशू हो रहा है। बेसिकली हम जब इसको डिवाइड करते हैं मीडियन की मदद से, सबसे पहले मीडियन तो समझ आ गया आपको कि मीडियन किस तरह निकालते हैं? यस सर, आ गया। ठीक है,
तो आपने मीडियन के लिए सिंपली इस 10 को ज़ाहिर है इन 10 वैल्यूज़ को हाफ एंड हाफ में डिवाइड करने, यानी 5 उससे नीचे हों 5 उससे ऊपर हों। तो यहाँ पे आपको पता चल गया मीडियन आपका यहाँ पे लाई करता है। सबसे पहला काम इसमें ये है कि मिडिल क्वार्टाइल या मीडियन का आप लोकेशन डिटरमिन कर सकें। ठीक हो गया। उसके बाद जो अपर हाफ है, अब आपने सिंपली सिर्फ इस हिस्से को देखना है, सिर्फ अपर हाफ को देखना है और इसका मीडियन निकालना है। वो आपके पास इस पूरे डेटा का अपर क्वार्टाइल होगा। ठीक है, तो अब सिर्फ आप इस डेटा को देखें तो इसका मीडियन जो होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास, तो इसमें आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो ये आपके पास इस अपर हाफ का मीडियन आ गया, जो कि पूरे डेटा का फिर अपर क्वार्टाइल Q3 कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह जो लोअर हाफ, आपने पहले हाफ बना लिए मीडियन को देख के, अब जो लोअर हाफ है उसका आपने मीडियन देखना है, वो डेटा का लोअर क्वार्टाइल होगा। तो लोअर हाफ को अब बेसिकली आप मजीद 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं। सही है, तो जब आप उस लोअर हाफ को मजीद हाफ करेंगे तो जाहिर है पूरे डेटा का आप बेसिकली 4 हिस्से बना रहे हैं। तो अब लोअर हाफ का मीडियन आपके पास ये वैल्यू होगी जो कि लोअर क्वार्टाइल कहलाएगी पूरे डेटा के लिए। यहां तक ठीक है, समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अब डेटा को देखें तो अब हमें ये पता चल रहा है कि मिनिमम वैल्यू यानी कि Q1 से नीचे अब मेरे पास ये Q1 है। ठीक है, ये मेरे पास 3 की वैल्यू जो है ये Q1 है। Q2 मेरे पास इन दो वैल्यूज के बीच में लाया कर है, कोई वैल्यू नहीं है, इन दो का एवरेज है Q2 या मीडियन जो था। और Q3 जो है वो जाहिर है ये वाली वैल्यू है। तो Q1 से नीचे अब मैं काउंट कर सकता हूँ कि जो मेरा ओरिजिनल डेटा था उसकी दो वैल्यूज नीचे इससे लाया करती हैं। फिर मेरे पास एक क्वार्टाइल 1 आ रहा है, क्वार्टाइल 1 से लेके क्वार्टाइल 2 तक मेरे पास दो वैल्यूज लाया कर रही हैं। क्वार्टाइल 2 या मीडियन जो है वो बीच में लाया कर रहा है इससे, और इससे लेके Q3 तक मेरे पास दो वैल्यूज हैं और Q3 से ऊपर मेरे पास दो वैल्यूज हैं। तो नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास हर सेगमेंट के अंदर बराबर हैं। ठीक है, और ये पूरे जो टोटल डेटा सेट है उसका बेसिकली 25% बनता है हर सेक्शन के अंदर। ये एग्जैक्टली 25% इसलिए अभी नहीं बन रहा कि आपका डेटा इवन था। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ा था बीच में से, लेकिन इफेक्टिवली आप देखें कि ये 25% वैल्यूज हैं, क्योंकि दो वैल्यूज जो हैं वो असल में आपकी क्वार्टाइल्स जो हैं वो ले गई हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे फ्री वैल्यूज बेसिकली 8 बची, तो 8 को फिर 4 इक्वल हिस्सों में अब हमारे क्वार्टाइल्स ने डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ आ गई? या अभी भी कुछ क्लियर ना हो तो पूछ सकते हैं। यस सर। अच्छा, इसके बाद एक और पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। सिंपली ये आपके पास अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो यानी कि मीडियन जो था वो आपके पास मिडिल क्वार्टाइल था, लोअर क्वार्टाइल Q1 है, अपर क्वार्टाइल Q3 है। तो अपर और लोअर क्वार्टाइल के दरमियान जो बेसिकली जिनका वैल्यूज का डिफरेंस है वो आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई। तो जिस तरह ये हमारी एग्जांपल थी, इसमें हमने देखा था कि Q1 हमारी 3 आई थी, अपर क्वार्टाइल हमारा 7 आया था, तो हमारी जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है वो 7 - 3 यानी कि 4 आ गई। ठीक हो गया? और अपर माइनस लोअर है ना? सॉरी क्या हुआ जी? अपर माइनस लोअर, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, ये कुछ और ही बन गया, Q3 माइनस Q1। ठीक है, क्वार्टाइल्स को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक डायग्राम के जरिए जिसको कहा जाता है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। हो सकता है आप लोगों ने पहले नाम सुना हो, काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मीन मीडियन मोड के। ठीक है, तो ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो होता है इसकी मदद से आप ये सारी क्वार्टाइल इंफॉर्मेशन जो है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसी प्रॉब्लम पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। इसमें आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि हमारे जो ओरिजिनल डेटा सेट था वो ये था। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्वार्टाइल की वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट की वो आपको नज़र आ रही हैं। इसमें बेसिकली वो जो हमने 5 पैरामीटर्स की बात की, मिनिमम वैल्यू डेटा की, लोअर क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल यानी कि जिसको हम मीडियन भी कहते हैं,
अपर क्वार्टाइल और डेटा की मैक्सिमम वैल्यू, इनको अब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब जो मेरे पास ऊपर इस एग्जांपल के अंदर डेटा था वो रेंज कर रहा है फ्रॉम 1 से लेके 8 तक। सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा, ठीक है, और इसके ऊपर मैं अपने ये पॉइंट्स मार्क करूंगा। तो इसको आप टू स्केल बनाएंगे, ठीक है। मेरे पास जाहिर है कि इस डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर थोड़ा सा मुझे मुश्किल होगी एग्जैक्टली इक्वल स्पेसिंग करने में। आप लोग जो है जब टू स्केल बनाएंगे हाथ से तो बहुत आराम से आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे रियल नंबर, सिंपली ये नंबर लाइन है मेरे पास, ये यहाँ पे एक्सटेंड कर रही है नेगेटिव इन्फिनिटी तक, और आगे मेरे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एक नॉर्मल नंबर लाइन जो होती है एक्सटेंड कर रही है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि मेरे पास अभी डेटा डिस्क्रीट है, तो मैंने 1 के स्टेप से इस नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। और इसके ऊपर अब मैं अपने इस डेटा को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। तो जो हम पहले डॉट प्लॉट्स देखते आ रहे थे उसमें तो सिंपली आपने ये करना था कि आपके पास जो डेटा पॉइंट्स थे उनको आप यहाँ पे, जैसे मेरे पास एक वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, 2 वैल्यूज 3 हैं, तो मैं यहाँ पे नुक्ते बनाता जाता, यहाँ पे 1 आ गया, ये 3 आ गया, 3 के 2 हैं तो ये 2 डॉट्स आ गए, ये मेरी डॉट प्लॉट हो जाता। अब इसको मैं ऑल्टरनेटिवली रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ एक बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से। इसमें आप ये 5 पैरामीटर्स जो हैं इनको सबसे पहले इस लाइन के ऊपर मार्क करेंगे। तो जो आपकी मिनिमम वैल्यू है x की, सबसे पहले वो आएगी जो कि आपके पास 1 थी। इस डेटा सेट को अगर आप देख लें इसको, बल्कि मैं यहाँ पे कॉपी ही कर लेता हूँ। चलिए मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपकी जो डेटा सेट है वो वेरी कर रहा है, या वो आपके पास वैल्यूज जो थी 1 3 3 4 5 6 6 7 8 और 8। तो अब आप इसको यहाँ पे प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ज़ाहिर है 1 है। उसके बाद जो फर्स्ट क्वार्टाइल हमने अभी डिटरमिन किया यहाँ पे, वो हमारे पास 3 था, उसकी आप यहाँ पे लाइन लगा देंगे। मिडिल क्वार्टाइल जो था, मीडियन जो था, वो हमने देखा 5.5 था, तो उसकी आप यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, ये वाली, अब ये वाली क्वांटिटीज़ मैंने इसके ऊपर मार्क कर दी। अपर क्वार्टाइल मेरे पास 7 था, उसके मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा, और आखिर में मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो 8 थी, उसको मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा। अब जो मेरे लोअर और अपर क्वार्टाइल्स हैं इनके दरमियान मैं इस तरह से एक क्लोज्ड बॉक्स बना दूंगा। ठीक है, और जो मिडिल क्वार्टाइल है उसकी बीच में आपको ये लाइन नज़र आ रही है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये अब जो लोवेस्ट वैल्यू डेटा की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यूज जो हैं उनको मैं इस तरह से इसके साथ जोड़ दूंगा। ठीक है, तो अब ये आपने इसके ऊपर मार्क नहीं करना होता, लेकिन ये आपको बताने के लिए कि ये आपके पास लोअर क्वार्टाइल की लाइन है, ये मिडिल क्वार्टाइल की लाइन है, अपर क्वार्टाइल की लाइन है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे डेटा की मिनिमम वैल्यू। तो आपने इस तरह से ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाना है। अब यहाँ पे जो सेंट्रल बॉक्स है ये आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज के ऊपर बनाया जाता है, तो ये आपका बॉक्स है। और इसके बाद क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल से लेके जो मिनिमम या मैक्सिमम की तरफ आप बनाते हैं ये आपके विस्कर्स होते हैं। और ज़ाहिर है क्वार्टाइल की डेफिनेशन इस तरह से थी कि आपके पास 25% ऑफ n जो है वो इधर लाई करेगा इस रेंज के अंदर, उसके बाद 25% n जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा होगा, 25% यहाँ पे होंगी वैल्यूज और 25% यहाँ पे होंगी। ठीक हो गया। अब ये देखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि मिडिल क्वार्टाइल जो है, जो आपका मीडियन है, वो लाजमी आपके पास इस बॉक्स के सेंटर पे लाए करें। अब यहाँ पे हमने ये टू स्केल बनाया और ये सेंटर पे लाए नहीं कर रही लाइन। इसकी वजह ये है कि हमने देखा जो मीडियन या क्वार्टाइल्स हैं वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ को स्प्लिट करते हैं, वो मीन की तरह नहीं है कि वो क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के हिसाब से आपने उसको एवरेज किया। तो अगर आप मीन बनाएं इसका, तो डेटा का मीन जो होगा वो हो सकता है सेंटर में कहीं पे लाई कर रहा हो या इससे डिफरेंट लोकेशन पे कहीं पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, अगर आप मीन कैलकुलेट करना चाहें इसका तो वो आप निकाल के कोई बता सकता है कि क्या वैल्यू आ रही है? मैं खुद यहाँ पे अगर कैलकुलेट कर लूँ तो इन सारी वैल्यूज को मैं सम करता जाऊंगा और फिर मैं इसको सिंपली डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो जो मेरा मीन आ रहा है वो 5.1 आ रहा है।
ठीक है, तो मेरा मीन जो है वो यहाँ कहीं पे लाई कर है, जो कि डेटा की अरिथमेटिक एवरेज है, जबकि जो मेरे क्वार्टाइल्स और मीडियंस हैं वो ज्योमेट्रिक एवरेज के हिसाब से लाई करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप ये प्लॉट बनाएंगे, बल्कि इस प्लॉट की खसूसियत ही ये होती है कि आपको पता चलता है कि आपका जो मीडियन है वो क्वार्टाइल्स के हिसाब से कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है सबको? अब एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे अगर मैं इसी डेटा सेट का वैल्यू चेंज कर दूं, ठीक है, यहाँ पे ये आखिरी दो वैल्यूज़ है मेरे पास, अगर मैं आखिरी वैल्यू को 8 के बजाय 12 कर दूं तो मेरा मीडियन तो बदल जाएगा, क्योंकि मीन बदल जाएगा, क्योंकि मेरा मीन जो है वो इन सारी वैल्यूज़ का सम करना है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ मेरे पास सेम है। लेकिन मेरा मीडियन अनचेंज्ड रहेगा, क्योंकि मीडियन नंबर ऑफ वैल्यूज़ के हिसाब से, तो मेरा 5 वैल्यूज़ अभी भी यहीं पे नीचे होंगी, 5 वैल्यूज़ यहाँ पे ऊपर होंगी, मीडियन यहीं पे लाया करेगा। इसी तरह अपर क्वार्टाइल यही वैल्यू रहेगी। तो मेरा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसी तरह रहेंगी, सिर्फ जो एक्स मैक्स की लाइन बनेगी वो यहाँ कहीं पे जाके इस नंबर लाइन पे जहाँ 12 आ रहा होगा वहाँ तक एक्सटेंड करेगी। ठीक हो गया? तो इस तरह से अगर आउटलायर्स होंगे डेटा के अंदर तो वो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के अंदर आपको नजर आएगा कि क्वार्टाइल्स आपके कहीं पे लाई कर रहे होंगे, और फिर जो आउटलाइंग वैल्यू होगी अगर वो ऊपर की तरफ है तो आपका ये अपर विस्कर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करेगा, या नीचे की तरफ हो तो लोअर विस्कर आपका एक्सटेंड करेगा। सही है? ये चीज़ें आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, आपको असाइनमेंट में भी दूंगा, तो आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगी उम्मीद है। अच्छा हाँ, असाइनमेंट के हवाले से आप लोगों को कल या परसों नेक्स्ट क्लास तक असाइनमेंट मैं दे दूंगा, टीम्स पे अपलोड हो जाएगी, और जैसे मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने उसको सबमिट करना होगा यहाँ पे ऑनलाइन, और उसकी जो एवेल्यूएशन होगी वो क्विज टाइप असाइनमेंट सेक्शन की बेसिस पे होगी। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसमें आप ही का भला है कि उसमें आपको ज़ाहिर है मिड टर्म फाइनल एग्जाम वगैरह के हवाले से भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी बेहतर होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब? यस सर। चलें, क्लास थोड़ी सी देर से शुरू हुई थी तो ज़रा 5 मिनट एक्स्ट्रा देख लेते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे हम अभी देखते आए हैं क्वार्टाइल्स को, जो कि डेटा को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे थे। इसी तरह आप लोगों ने हो सकता है नाम सुना हो, एक चीज़ होती है परसेंटाइल्स, जो कि आपके डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, यही क्वार्टाइल्स ही की तरह नंबर ऑफ टोटल डेटा जो का नंबर जो है यानी n जो है उसको वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। परसेंटाइल्स सबसे कॉमनली आप लोग ने सुना होगा एंट्री टेस्ट वगैरह में या किसी भी एग्ज़ाम के हवाले से। जैसे आपके पास एक तो एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं, उसके साथ परसेंटाइल बताई जाती है, जो कि आपको ये बताती है कि उससे आपके जो भी मार्क्स थे उससे नीचे कितने परसेंटेज ऑफ लोग जो अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में उनके नंबर थे। ठीक है, तो परसेंटाइल बेसिकली ये होती है कि आपको बता रहा है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे कितनी परसेंटेज ऑफ वैल्यूज मौजूद थी। ठीक है, यानी कि आपको बता रहा है कि परसेंटेज ऑफ वैल्यूज बिलो अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स, ये आपको परसेंटाइल से पता चल जाएगा, या बिलो परसेंटेज ऑफ वैल्यूज बिलो अ पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कि अब आपका जो परसेंटाइल, लेट्स सपोज आपके मार्क्स किसी एग्जाम के अंदर 90% आपके मार्क्स थे, 90 आउट ऑफ 100 या 90 मार्क्स आपने लिया आउट ऑफ 100, हो सकता है आपका परसेंटाइल जो हो वो 95 या 95th परसेंटाइल आपका आ रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल नंबर ऑफ लोग अपीयर हुए थे एग्जाम में, हो सकता है वो कोई 2000 हो, उनमें से 95% के नंबर 90% से कम थे, यानी आपसे कम थे। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि 5% ऐसे थे जिनके नंबर आपके या बराबर थे या आपसे ज़्यादा थे। ठीक हो गया। अभी परसेंटाइल की जो डेफिनेशन होती है थोड़ी वेरी होती है, थोड़ी रिलेटिव होती है, क्योंकि कुछ ये कहते हैं कि जो आपकी वैल्यू है वो उसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए, और कुछ लोग इस तरह से कंसिडर करते हैं कि आपकी वैल्यू नहीं कंसिडर करते। तो हमारे जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से परसेंटाइल रैंक ऑफ एक्स जो हम डिफाइन करेंगे वो हम कहेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज बिलो x, यानी कि जो आपकी वैल्यू है उसको आपने कंसिडर नहीं करना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि जैसे अगर आपकी वैल्यू जो भी आ रही है, आपके जिस तरह मैंने बात की, अगर आपके जो भी मार्क्स थे उनको आपने काउंट करते हुए कंसिडर नहीं करना इस परसेंटाइल को कैलकुलेट करते हुए।
मेरे ख्याल से ये टॉपिक और उसके बाद अगला ट्रिम मीन का है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे मेजर्स ऑफ लोकेशन, मेजर्स ऑफ वेरिएंस के साथ। आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। ठीक है, आज के टॉपिक समझ आए हैं सबको? यस सर। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग बाद में भी यहाँ पे टीम से पूछ सकते हैं, और आप ज़ाहिर है मेरा इसी पे जो अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, उस पर आप लोग डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। कुछ ना समझ आया हो तो कुछ अभी पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आप लोग जा सकते हैं अटेंडेंस में, यहाँ पे अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड करके खुद डायरेक्टली लगा दूंगा पोर्टल पे। अल्लाह हाफ़िज़ सर। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।